नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। पूर्वोत्तर और कर्नाटक में भूस्खलन की घटनाओं में कई लोगों की मौत हो गई। इजराइल अपने दुश्मन के ड्रोन को लेजर हथियार से मार गिराने वाला पहला देश बना। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार महिला के नेतृत्व वाले विकास को शासन का आधार बना रही है। भारत ने ग्लेशियर संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत की राष्ट्रीय कंप्यूटिंग क्षमता 34,000 जीपीयू को पार कर गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद दर्शन की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। पूर्वोत्तर और कर्नाटक में भूस्खलन की घटनाओं में कई लोगों की मौत हो गई। भूस्खलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप चट्टान, मिट्टी, मलबा सहित ढलान बनाने वाली सामग्रियां नीचे और बाहर की ओर संचलन करती हैं। भूस्खलन के लिए जिम्मेदार प्राथमिक कारक गुरुत्वाकर्षण होता है। यह ढलान के उस हिस्से पर कार्य करता है जो संतुलन से बाहर होता है। भूस्खलन को आमतौर पर संचलन के प्रकार और संचलन सामग्री के प्रकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। आपको बता दें कि संचलन के प्रकारों में स्लाइड, फ्लो, स्प्रेड, टॉपल या फॉल तथा संचलन सामग्री के प्रकारों में शैल, मलबा या मिट्टी शामिल है। आइए भूस्खलन के लिए जिम्मेदार कारण भी जान लेते हैं। प्राकृतिक कारण को देखें तो भूमिगत जल का दबाव, भूकंप, मूसलाधार ज्वालामुखी उद्गार, भारी वर्षा आदि। वहीं मानव जनित गतिविधियों को देखें तो वनों की कटाई, निर्माण कार्य के दौरान मशीनरी के उपयोग या यातायात से कंपन, सुरंग निर्माण आदि। इसी के साथ ये देख लेते हैं कि भारत में भूस्खलन के खतरे वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। इसरो के भारत के भूस्खलन एटलस के अनुसार भारत भूस्खलन से सबसे अधिक खतरे वाले विश्व के शीर्ष 4 देशों में शामिल है। देश के कुल भौगोलिक भूमि क्षेत्रफल का लगभग 12.6% यानी कि 0.42 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भूस्खलन के प्रति सुभेद्य है। इस क्षेत्र में बर्फ से ढके क्षेत्र शामिल नहीं है। भारत में जितनी भी भूस्खलन घटनाएं होती हैं उनमें से 66.5% उत्तर पश्चिमी हिमालय में घटित होती हैं। इसके बाद पूर्वोत्तर हिमालय में 18.8% और पश्चिमी घाट में 14.7% घटित होती है। चलिए अब भूस्खलन की घटनाओं को रोकने के लिए शुरू की गई पहलें या रणनीतियां भी जान लेते हैं। इसमें पहला है राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति 2019। इसमें भूस्खलन के खतरे वाले क्षेत्र की मैपिंग, निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की स्थापना आदि शामिल है। अगला है एनडीएमए द्वारा भूस्खलन जोखिम शमन योजना यानी LRMS। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA की इस योजना के अंतर्गत साइट विशिष्ट भूस्खलन शमन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और आखिरी है राष्ट्रीय भूस्खलन आशंकित मानचित्रण यानी NLSM। इसके तहत देश में भूस्खलन के खतरे वाले क्षेत्रों का जियो डेटाबेस तैयार किया जाता है और इसे नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। इजराइल अपने दुश्मन के ड्रोन को लेजर हथियार से मार गिराने वाला पहला देश बना। इजराइल को यह अभूतपूर्व सफलता गाजा में जारी संघर्ष के दौरान मिली है। इजरायली वायुसेना की एरियल डिफेंस एरे ने लेजर आधारित वायु रक्षा प्रणाली के प्रोटोटाइप का उपयोग करके आधुनिक युद्ध तकनीक में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। खास बात यह है कि इस प्रणाली को आयरन बीम सिस्टम का अनुकूलित संस्करण बताया जा रहा है। चलिए सबसे पहले यह जानते हैं कि आखिर आयरन बीम क्या है। इसे हिब्रू भाषा में मैगन ओर के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञातव्य है कि इसे राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स ने विकसित किया है और यह 100 किलोवाट श्रेणी की हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम यानी HELWS है। HELWS एक प्रकार का डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी DEW है। आपको बता दें कि DEW हथियार प्रणाली किसी लक्ष्य को निष्क्रिय या नष्ट करने के लिए गतिज ऊर्जा की बजाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या पार्टिकल टेक्नोलॉजी की संकेंद्रित ऊर्जा का उपयोग करती है। यह प्रणाली कई प्रकार के खतरों को निष्क्रिय कर सकती है, जैसे कि रॉकेट, आर्टिलरी और मोर्टार यानी RAM, क्रूज मिसाइल, UAVs, ड्रोन इत्यादि। इसी के साथ आइए HELWS के प्रमुख लाभ भी जान लेते हैं। सबसे पहला लाभ है सटीक निशाना। यह प्रणाली लगभग 10 किलोमीटर तक की दूरी पर लक्ष्य को अत्यधिक सटीकता से निशाना बनाकर नष्ट या निष्क्रिय कर देती है।
इससे जान माल और पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचता है तथा विविध प्लेटफॉर्म से इसका संचालन संभव है। इसे बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली के तहत अलग अलग प्लेटफॉर्म और प्रणालियों के साथ आसानी से एकीकृत किया जा सकता है या फिर अकेले यानी स्टैंड अलोन भी संचालित किया जा सकता है। बात करें इसके किफायती होने की तो लक्षित हथियार को इंटरसेप्ट करने की औसत लागत लगभग 0 होती है। वहीं इसके अन्य लाभों में प्रकाश की गति से लक्ष्य को निशाना बनाना, रक्षा बलों और नागरिकों को प्रभावी सुरक्षा प्रदान करना आदि शामिल है। हालांकि HELWS की कुछ खामियां भी हैं, जैसे थर्मल सीमाएं। इसकी मैगजीन क्षमता कम होती है, इसलिए लगातार शॉट्स के बाद ज्यादा गर्म हो जाने के कारण सिस्टम को ठंडा होने तक इंतजार करना पड़ता है। इसके अलावा अनुकूल मौसम होना भी जरूरी है। भारी बादल या खराब मौसम में यह प्रणाली प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर सकती है। अगली खबर पर बढ़ने से पहले आइए अन्य देशों की डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी DEW प्रणालियां भी देख लेते हैं। इन प्रणालियों में संयुक्त राज्य अमेरिका का हाई एनर्जी लेजर विद इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल डैजलर एंड सर्वेलेंस यानी हीलियोस सिस्टम, डायरेक्टेड एनर्जी मैन्यूवर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम व चीन का हरिकेन 3000 और साइलेंट हंटर, यूनाइटेड किंगडम का ड्रैगन फायर और रेडियो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन तथा रूस का पेरिस्वेट लेजर IDD&IS और भारत का DRDO द्वारा विकसित इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम MK2A शामिल है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार महिला के नेतृत्व वाले विकास को शासन का आधार बना रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आयोजित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार ने महिला के नेतृत्व वाले विकास को राष्ट्रीय प्रगति की नींव बना दिया है। चलिए महिला विकास बनाम महिला के नेतृत्व में विकास को देख लेते हैं। महिला विकास के मूल दर्शन में यह माना जाता है कि कल्याणकारी योजनाओं की लाभार्थी केवल महिलाएं हों। वहीं महिला के नेतृत्व में विकास में महिलाएं बदलाव की सक्रिय भागीदारी और नेतृत्वकर्ता होती हैं। अगर बात मुख्य उद्देश्य की करें तो महिला विकास का उद्देश्य महिलाओं को सुविधाएं प्रदान करना है, जबकि महिला के नेतृत्व में विकास का उद्देश्य है महिलाओं को नेतृत्वकारी भूमिका के लिए सक्षम बनाना। इस प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका भी अलग अलग होती है। महिला विकास में महिलाएं सहायता प्राप्त करने वाली लाभार्थी होती हैं, जबकि महिला के नेतृत्व में विकास के तहत महिलाएं परिवर्तन की भागीदार और नेतृत्वकर्ता के रूप में सक्रिय होती हैं। अंत में अगर हम देखें कि योजनाओं का तरीका और उससे क्या अनुप्रयोग है, तो महिला विकास में योजना का लाभ सरकार से लाभार्थी तक पहुंचता है, यानी टॉप डाउन अप्रोच होती है, जैसे महिलाएं आश्रय के लिए सहायता पर निर्भर होती हैं। इसके विपरीत महिला के नेतृत्व में विकास में जमीनी स्तर पर महिलाएं खुद भागीदारी करती हैं, योजना निर्माण, कार्यान्वयन और संसाधनों पर स्वामित्व प्राप्त करती हैं, यानी यह एक बॉटम अप अप्रोच होती है, जैसे संपत्ति में स्वामित्व अधिकार प्रदान करना। आइए अब समाज के लिए महिला के नेतृत्व में विकास का महत्व भी जान लेते हैं। इसमें पहला है आर्थिक सशक्तिकरण। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS के अनुसार यदि लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जाए तो भारत की GDP में लगभग 30% तक की वृद्धि संभव है। अगला है लैंगिक समानता। नेतृत्वकारी भूमिकाओं में महिलाओं की भागीदारी उन्हें समाज में रोल मॉडल के रूप में स्थापित कर सकती हैं, जिससे पारंपरिक सामाजिक मानदंडों में महिलाओं की भूमिका और क्षमता को लेकर सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। उदाहरण के लिए ऑपरेशन सिंदूर अभियान के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की नेतृत्वकारी भूमिका ने महिलाओं के बारे में पारंपरिक सोच में बदलाव लाकर बहुत लोगों को प्रेरित किया है। तीसरा है समावेशी विकास। यह आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रगति को शासन के सभी स्तरों पर सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करता है। साथ ही शासन व्यवस्था में महिलाओं की क्षमता का प्रभावी रूप से उपयोग करता है। खादी क्षेत्र में 80% से अधिक कारीगर महिलाएं हैं, जबकि रेशम उत्पादन से जुड़े कुल कार्यबल में 50% से अधिक महिलाएं हैं। भारत ने ग्लेशियर संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
ग्लेशियर संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में यूनेस्को और विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO के सहयोग से आयोजित किया गया। लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर ग्लेशियर क्यों महत्वपूर्ण है। पहला कारण यह है कि वे ताजे जल के स्रोत हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का केवल 3% ताजा जल है। इनमें से 2/3 जल ग्लेशियरों में जमा है। दूसरा, नदी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक। उदाहरण के लिए हिंदू कुश हिमालय यानी HKH की लगभग 54,000 ग्लेशियर्स सिंधु नदी प्रणाली के जल प्रवाह में लगभग 40% का योगदान देती हैं, तथा पृथ्वी की जलवायु का प्राकृतिक आर्काइव। इन ग्लेशियरों में पृथ्वी के पिछले 8 लाख वर्षों तक की जलवायु के रिकॉर्ड मौजूद हैं। इससे ग्लोबल वार्मिंग और कूलिंग चक्रों को समझने में मदद मिलती है। इनके अलावा वे मॉनसून को प्रभावित भी करते हैं। हिमालय के ग्लेशियर और हिंद महासागर के बीच तापमान में अंतर वास्तव में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की भारत की मुख्य भूमि में प्रवेश को प्रभावित करती है। इसी के साथ आइए ग्लेशियर्स के संरक्षण हेतु उठाए गए कदम भी जान लेते हैं। सबसे पहले है भारत में उठाए गए कदम, जैसे नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम यानी NMSHE। यह भारत की जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना यानी NAPCC का एक प्रमुख मिशन है, तथा क्रायोस्फीयर और जलवायु परिवर्तन अध्ययन केंद्र। यह केंद्र भारतीय हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियरों पर निगरानी रखने एवं इनका अध्ययन करने के लिए स्थापित किया गया है। बात करें आपदा से निपटने के लिए तैयारी की, तो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी GLOF के खतरे वाली जगहों की पहचान की गई है ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। दूसरी ओर वैश्विक स्तर पर उठाए गए कदम देखें तो इसमें शामिल है यूनेस्को और WMO की पहल, जिसके अंतर्गत वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष और 2025 से 2034 को क्रायोस्फेरिक साइंसेस के लिए कार्रवाई का दशक घोषित किया गया है, तथा पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता। इस समझौते का मुख्य लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के प्रयास करना है। और आखिर में है इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट यानी ICIMOD। यह एक अंतर सरकारी संस्था है। इसका उद्देश्य हिंदू कुश हिमालय को संरक्षित रखने के लिए प्रयास करना है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। भारत की राष्ट्रीय कंप्यूटिंग क्षमता 34,000 GPU को पार कर गई है। इस उपलब्धि से भारत के इंडिया AI मिशन को बल मिला है। इंडिया AI मिशन के तहत विकसित की जा रही विस्तारित कंप्यूटिंग क्षमता साझा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI प्लेटफॉर्म प्रदान करेगी, जो प्रशिक्षण और इन्फ्रेंस के लिए आवश्यक है। यह भारत की दृष्टि से उपयुक्त स्वदेशी फाउंडेशन मॉडल विकसित करने के लिए अहम है। आइए पहले इंडिया AI मिशन के बारे में जान लेते हैं। इसकी शुरुआत की बात करें तो इस मिशन की शुरुआत 2024 में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY द्वारा की गई थी। वहीं इस मिशन के उद्देश्यों में कंप्यूटिंग संसाधनों तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करना, डेटा की गुणवत्ता में सुधार करना और स्वदेशी AI क्षमताओं का विकास करके इनोवेशन को प्रोत्साहित करना शामिल है। MEITY के तहत इंडिया AI नामक संस्था इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। आइए इंडिया AI मिशन के 7 पिलर्स देख लेते हैं। इसमें पहला है इंडिया AI कंप्यूट। पहले से मौजूद 18,417 सूचीबद्ध ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी GPUs के अतिरिक्त हाल ही में 15,916 GPUs को जोड़ा गया है। अगला है इंडिया AI इनोवेशन सेंटर। स्वास्थ्य देखभाल, कृषि और संधारणीय शहरों के लिए नई दिल्ली में 3 AI उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। तीसरा है इंडिया AI डेटा सेट प्लेटफॉर्म। AI कोष पर अब तक 367 डेटा सेट अपलोड किए जा चुके हैं। चौथा है इंडिया AI एप्लीकेशन डेवलपमेंट पहल। इसके तहत सर्वम एक AI मॉडल नामक लार्ज लैंग्वेज मॉडल को भारतीय भाषाओं के लिए प्रशिक्षित किया गया है। अगला है इंडिया AI स्टार्टअप फाइनेंसिंग। भारत ने स्वदेशी फाउंडेशन मॉडल के विकास के लिए 3 नए स्टार्टअप का चयन किया है। फिर है इंडिया AI फ्यूचर स्किल्स और आखिरी है सुरक्षित एवं विश्वसनीय AI। आइए अब AI मॉडल के विकास में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ये भी जान लेते हैं। कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए बड़ी मात्रा में निवेश की आवश्यकता पड़ती है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी कि LLM विकसित करने पर अधिक ध्यान देने से AI अनुसंधान की अन्य संभावना वाले क्षेत्रों की उपेक्षा हो सकती है।
पहले के एआई मॉडल्स के समान ही नए एआई मॉडल में भी सुरक्षा, पारदर्शिता और पूर्वाग्रह परिणाम देने से जुड़ी चिंताएं मौजूद है। वहीं उच्च मात्रा में कार्बन उत्सर्जन को देखें तो एआई मॉडल्स के विकास और संचालन में अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि होती है। इसी कारण पेरिस जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में ऊर्जा कुशल कंप्यूटिंग एआई प्रणालियों के विकास पर विशेष बल दिया गया। इससे निष्कर्ष निकलता है कि इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता नैतिक और जवाबदेह एआई के विकास को बढ़ावा देना है। इसके लिए सरकार द्वारा वित्त पोषित एआई सेफ्टी संस्थानों की स्थापना की जा सकती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद दर्शन की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 25 सितंबर 1916 को हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने देश को दिशा देने वाले भारतीय दृष्टिकोण को आधार बनाकर एकात्म मानववाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि एकात्म मानववाद यानी इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म क्या है। यह दर्शन 3 सिद्धांतों पर आधारित है: समष्टि की प्रधानता, धर्म की सर्वोच्चता और समाज की स्वायत्तता। खास बात यह है कि यह दर्शन एकता और सद्भाव पर बल देता है तथा यह शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को समान महत्व देने की बात करता है। वास्तव में इन चारों का संतुलित विकास ही सार्थक जीवन का आधार माना गया है। आपको बता दें कि एकात्म मानववाद के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश की एक विशिष्ट संस्कृति और सामाजिक मूल भावना होती है, जिसे चिति कहा जाता है। इसके साथ ही प्रत्येक समाज की कुछ विशेष संरचनात्मक विशेषताएं होती हैं, जिन्हें विराट के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ आइए एकात्म मानववाद की समकालीन प्रासंगिकता भी समझ लेते हैं। सबसे पहले है सहभागिता आधारित शासन प्रणाली। इस दर्शन के अनुसार परिवार से लेकर शासन तक सभी संस्थाएं समुचित और समन्वित ढंग से संचालित होनी चाहिए। दूसरा है आत्मनिर्भर और विकेंद्रीकृत आर्थिक मॉडल। इसमें गांव को विकास का केंद्र माना गया है। इनके अलावा है नीति निर्माण, अंत्योदय का विचार और सर्वजन हिताय की भारतीय परंपरा को इस दर्शन के मूल में रखा गया है। बात करें संधारणीय उपयोग की तो यह दर्शन श्रम, प्राकृतिक संसाधनों और पूंजी का ऐसा संतुलित उपयोग करने पर बल देता है जिससे हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर मिल सके तथा पर्यावरणीय न्याय के तहत यह संधारणीय तरीके से प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और डीप इकोलॉजी के सिद्धांतों को बढ़ावा देता है। आपको बता दें कि डीप इकोलॉजी एक प्रकार का पर्यावरणीय दर्शन है जो प्रकृति को केवल मानव उपयोग के संसाधन के रूप में नहीं बल्कि उसकी स्वाभाविक एवं अंतर्निहित मूल्य के साथ अस्तित्वमान मानता है। और आखिर में है सांस्कृतिक विरासत। यह भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और उसे बढ़ावा देने का समर्थन करता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। आज हम बात करेंगे लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में। हाल ही में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर को उनकी 300वीं जयंती पर देशवासियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। वे मालवा राज्य के होलकर वंश की रानी थीं। उन्हें दार्शनिक रानी के रूप में जाना जाता था। चलिए उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानते हैं। उनका जन्म 1725 में महाराष्ट्र के अहमदनगर में चोंडी गांव में हुआ था। अहिल्याबाई का विवाह मल्हारराव होलकर से हुआ जो मालवा क्षेत्र के शासक थे। बात करें शाही उत्तराधिकारी की तो पेशवा ने अहिल्याबाई को मालवा का शासन सौंपा। 1767 में वे इंदौर की शासिका बनी। बात करें उनके प्रमुख योगदानों की तो उन्होंने महेश्वर में एक कपड़ा उद्योग की स्थापना की जो आज महेश्वरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर निर्माण और जीवनोद्धार पर उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। रानी ने 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 का निर्माण कराया था तथा काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इसी के साथ उन्होंने गुजरात में पुराने सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराया जो अहिल्याबाई मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है तथा हरिद्वार, काशी, सोमनाथ और रामेश्वरम जैसे तीर्थ स्थलों पर भी मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। बात करें स्थापत्य कला की तो अहिल्याबाई ने नर्मदा नदी के किनारे महेश्वर किला यानी अहिल्या किले का निर्माण करवाया। इस सब के अलावा उन्होंने एक महिला सेना का भी गठन किया जो राज्य की रक्षा, कानून व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बनी। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में ईशा फाउंडेशन के संस्थापक के व्यक्तित्व का अधिकार और प्रचार का अधिकार यानी पब्लिसिटी राइट्स की रक्षा करते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है।
आपको बता दें कि भारत में व्यक्तित्व के अधिकार को किसी कानून में परिभाषित नहीं किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के कुछ अधिकारियों ने हाल ही में आरोप लगाया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल द्वारा समर्थित गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन का गठन सहायता के नाम पर गाजा में भूखमरी को छिपाने के लिए किया गया है। एजेंसियों ने इस कार्रवाई को एड वॉशिंग की संज्ञा दी है। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और मेट्रो नेटवर्क के विस्तार के लिए 10 अरब डॉलर के वित्त पोषण की प्रतिबद्धता जताई है। यह संगठन एशिया और प्रशांत क्षेत्र में समावेशी, मजबूत और सतत विकास को प्रोत्साहित करता है। यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत रूस पर अपने सबसे बड़े ड्रोन हमले को अंजाम दिया है। इसे रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक का सबसे विध्वंसक हमला बताया जा रहा है। भारत ने ऑपरेशन शील्ड के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में संभावित भारी खतरों से निपटने की तैयारियों का आकलन करने के लिए व्यापक मॉक ड्रिल आयोजित किए। ऑपरेशन शील्ड का उद्देश्य भारी खतरों की स्थिति में देश की तैयारियों का जायजा लेना और उसे मजबूत करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुख्य वैज्ञानिक ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में लोगों में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हुई है, उसके कारण कोविड-19 से डरने की आवश्यकता नहीं है। भारत के निजी टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने सैटेलाइट आधारित संचार नेटवर्क के मूल्य निर्धारण के बारे में चिंता जताई है। यह एक प्रकार की वायरलेस संचार प्रणाली है जिसमें उपग्रह एक रिले स्टेशन की तरह काम करता है और धरती के दूर डेटा पहुंचाने में मदद करता है। डाउजली हेडिंग पॉइंट पर मिले भट्टी और लौह अवशेष नवपाषाण काल की प्रारंभिक धातु क्रम का प्रमाण देते हैं। आपको बता दें कि दाउजली हेडिंग एक नवपाषाण कालीन स्थल है जो असम के दीमा हसाओ जिले में ब्रह्मपुत्र घाटी के पास स्थित है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।